हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जैसे कि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाली है बहुत जल्द। तो आपको एक टेस्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है HbA1c। तो ये HbA1c क्या होता है? काफ़ी लोग होते हैं गांव में जिनको यही नहीं पता होता HbA1c क्या है। ठीक है। और काफ़ी लोग इवन अभी जो ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं उनको भी नहीं पता HbA1c टेस्ट क्या होता है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। 3 महीने की शुगर जानने के लिए, है ना, जैसे कि आप जो भी शुगर टेस्ट कराते हैं वो हम कराते हैं फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाना खाने के बाद। तो वो तो हमें बस सिर्फ एक दिन की शुगर का बताती है, लेकिन पिछले 3 महीने तक शुगर जो होता है आरबीसी के अंदर एचपी है तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन वो बाइंड करके रहता है 3 महीने की शुगर, है ना। तो वो आपको बताती है। ये सही तभी आएगी अगर आपके आरबीसी की लाइफ जो है, अगर आपके आरबीसी की लाइफ जो है 120 डेज़ के आसपास है। अगर इसकी ऊपर नीचे है या अनीमिया है या थैलेसीमिया है तो ये वैल्यू वेरी भी कर सकती है। ठीक है। उसके अलावा ज़रूर आप अपने आरएफटी भी कराएं, आप अपने ईजीएफआर भी कराएं। ठीक है। क्योंकि बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हरीसन में ये टेबल है, इसमें बहुत सी, आप देखो मेटफॉर्मिन के आगे ये जो दवाई है बाइक्वानिन मेटफॉर्मिन डेट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें आप देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन है 30 ml/min। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना जीएफआर पता नहीं होता और वो मेटफॉर्मिन खाते रहते हैं और वो फिर सीकेडी में प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो आपने जीएफआर आरएफटी भी ज़रूर कराएं। ठीक है, मेन टेस्ट। अब आप बात ये आती है कि जो हमारी डब्ल्यू है वो क्या कहता है। जैसे कि मेरे पास किसी अपने पेशेंट की या मेरे रिश्तेदार की रिपोर्ट है जो नॉन डायबिटिक है, ऐसे बोलते हैं 5.7% से कम है तो नॉन डायबिटिक एडल्ट है। 5.7 टू 6.4% अगर आपकी ये वैल्यू है तो हम बोलते हैं कि प्री डायबिटीज़ है। और इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 6.5 तो आप डायबिटीज़ हैं। लेकिन WHO ये तो रेफरेंस लेंगे, WHO जनरली 7% पे ले लेते हैं ना। HbA1c अगर आपका 7% से ज़्यादा है तो ठीक है, आपको डायबिटीज़ है। अगर आपकी एज 19 ईयर से ज़्यादा है तो हमने 7% तक रखना है। अगर आपकी एज जो है वो 19 से कम है तो 7.5% तक हमने मेंटेन रखना है। पर चलो ये तो बात आएगी कॉमन। लेकिन अब जैसे इसमें 8.6 HbA1c है तो हम कैसे, कौन से ड्रग शुरू करेंगे? तो हमारे जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे HbA1c लेवल के कंट्रोल के ऊपर डिपेंड है। तो करंट गाइडलाइन क्या कहती है, ठीक है, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम डायबिटीज़ की दवाई शुरू करें। अगर आप पेरीफ्री में बैठे, कोई आपसे घर वाला पूछता है कि मैं कौन सी दवाई खा रहा हूँ, ये सही है कि नहीं है, तो आप उसको किस तरह बताएंगे? देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। HbA1c को मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया। ठीक है। पहले ये जो HbA1c था ये इवन हम 8.5 रेंज तक भी ले लेते थे। ठीक है, ये 10 तक ले लेते और इसको ग्रेटर देन 10 तक ले लेते थे। लेकिन अभी एक लेटेस्ट गाइडलाइन में हमने HbA1c लेवल एक 7 टू 7.5 तक रखा, ग्रेटर देन 7.5 रखा और ग्रेटर देन 9% रखा। ठीक है। मान लो आपके पास पेशेंट आया, उसका HbA1c इतना है, तो आपने कौन सी दवाई शुरू करनी है? ठीक है, सबसे पहले हमने मेटफॉर्मिन स्टार्ट करनी है। ठीक है, मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है डायबिटीज़ की। स्टार्ट कैसे करनी है? आपने 500 mg देनी है, इसकी लोएस्ट डोज से स्टार्ट करना है डिनर में। ठीक है, फिर आपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल चेक करना है उसका। ठीक है, फास्टिंग पोस्ट प्रेंडियल सब कुछ चेक करना है। डिनर में इसलिए देना है क्योंकि मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कॉमन रहता है ना। रात तक हम भूखे पेट रहते हैं तो फिर सुबह जाके हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मेटफॉर्मिन नाइट में स्टार्ट की, उसके बाद मान लो कंट्रोल नहीं आ रहा है तो इसकी डोज़ बढ़ाएंगे। फिर हमने इसकी डोज़ बढ़ानी है, नाइट में हमने डोज़ बढ़ाई, फिर हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में भी इसके लिए एक छोटी डोज़ ऐड कर देंगे। अगर कंट्रोल नहीं आता हम इसको इसकी मैक्सिमम डोज तक ले जाएंगे। मान लो 1000 रात को रखी, 1000 सुबह रखी। और जब भी आपने मेटफॉर्मिन लेनी है उसको खाने के इमीडिएटली बाद ले लेना है। अगर डिले करेंगे या पहले लेंगे तो होगा क्या कि आपको ब्लोटिंग के सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे ना, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आएंगे। अगर मान लो आपका HbA1c 7.5 से ज़्यादा है या मेटफॉर्मिन से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लो 8.5 है या इवन 8.6 है जैसे मेरे पेशेंट में था, है ना, ये जो पीछे पेशेंट था, तो इनको हमने डबल थेरेपी डाली है। डुअल एजेंट में हम क्या डालेंगे? देखो आपकी बुक्स ये कहती है कि सल्फोनाइल यूरिया, और पहले ज़माने में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन सल्फोनाइल यूरिया के नुकसान बड़े ज़्यादा हैं। फ़ायदा सिर्फ सल्फोनाइल यूरिया का ये है कि सल्फोनाइल यूरिया आप इसमें देखेंगे सल्फोनाइल यूरिया और मेटफॉर्मिन जो HbA1c का रिडक्शन करती है वो सबसे ज़्यादा करती है कंपेयर टू एवरीथिंग, है ना। इंसुलिन तो अनलिमिटेड है, देखो HbA1c रिडक्शन सब कुछ ठीक कर सकती है। इंसुलिन इज़ द सेफेस्ट ड्रग, है ना, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बाइग्वानिड और ये बाइग्वानिड है और ये आपका सल्फोनाइल यूरिया है वो HbA1c रिडक्शन सबसे ज़्यादा करती है ना।
लेकिन आजकल हम ये ग्लिमीप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिबोनाइड, ग्लिक्लाजाइड इतना यूज़ नहीं करते हैं ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन, ठीक है। तो आजकल हम क्या प्रेफर करते हैं, ग्लिप्टन्स, DPP-4i एंड ग्लिफ्लोजिन्स आर वेरी गुड न्यू ड्रग्स। SGLT2 इनहिबिटर क्लास के ये जो ड्रग्स हैं हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मान लो 7.5 या 8 से ऊपर आ गया तो आपने एक मेटफॉर्मिन की डोज स्टार्ट करनी 500, वही रात वाली डोज। उसके साथ आपने ग्लिप्टन्स ऐड कर लेनी, मान लो मैंने डाल दी विल्डाग्लिप्टिन 50 mg। फिर आपने देखना है, और देखो इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, अगर किसी पेशेंट का BMI नॉर्मल है, यानी कि वो वेट न्यूट्रल है, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि मैं उसको DPP-4i इनहिबिटर डालूँ, यानी विल्डाग्लिप्टिन डाल दूँ, ठीक है, या कोई भी ग्लिप्टिन डाल दिया, 500 + 50 डाल दिया। यदि आपका पेशेंट मोटा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो जब डुअल थेरेपी डालनी, अगर पेशेंट मोटा है तो आप उसको डालो ग्लिफ्लोजिन्स। इसके दो फ़ायदे हो जाएंगे, एक तो आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी हो जाएगा, ठीक है। लोएस्ट डोज से स्टार्ट करना है ग्लिफ्लोजिन्स की, फिर बढ़ानी है, वैसे मेटफॉर्मिन तो सेम ही रखनी है जैसे समझाई। तो ग्लिफ्लोजिन्स का फ़ायदा ये है कि एक तो पतला ओबीज बंदा जो होगा वो मोटा हो जाएगा, सॉरी पतला हो जाएगा, और अगर वेट न्यूट्रल है तो आप ग्लिप्टिन्स डालें, DPP-4i इनहिबिटर्स, है ना। और अगर ओबीज है तो ग्लिफ्लोजिन्स डालें। अगर बंदा पतला है ना, लीन है, BMI छोटा है, स्टिल उसको डायबिटीज़ है, तो आप सल्फोनाइल यूरिया डालें। जहाँ तक कि PHC की बात है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर विलेजेस में अभी भी सल्फोनाइल यूरिया चल रही है, क्योंकि फ्री अवेलेबल होती है, ग्लिप्टिन थोड़ी महंगी होती है, और एक क्रॉनिक डिजीज़ है डायबिटीज़, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कोशिश रहेगी सरकार की जल्द से जल्द हम ग्लिप्टिन्स वगैरह इंट्रोड्यूस करें, है ना। अब ट्रिपल थेरेपी में आप और भी ड्रग्स डाल सकते हैं, जैसे पायोग्लिटाजोन्स आ से, GLP-1 एक्जेनाटाइन, है ना। बट जैसे मान लो आपकी शुगर खाने के बाद अभी भी ज़्यादा रह रही है, तो उसमें आप अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर्स आते हैं, जैसे वॉक्लीबोज और कार्बोज, है ना, इसको भी ऐड कर सकते हैं। इवन 9 या 10% से ज़्यादा पे हम ऐसे बोल देते हैं कि इंसुलिन भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसुलिन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो यही थेरेपी है, बहुत सिंपल सी इसकी टेक्निक है। फिर धीरे धीरे आप मॉनिटर करें, वैसे धीरे धीरे इसको डाउन लाएँ, है ना, धीरे धीरे डोज कम करें। मान लो आपको HbA1c अच्छा अचीव करना है, ठीक है। बस ये आप अपने घर पे भी अपने जो माँ बाप हैं उसको भी, अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। और RFT और GFR ज़रूर मेज़र कराएं यार, है ना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया था, ठीक है, तो उसको GFR बहुत कम आ गया था, इवन 24 आ गया था, स्टिल वो ये वाली दवाइयाँ खा रहा था जो रीनल इनसफिशेंसीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी, है ना। और जैसे हमने वो चेंज की तो जो उनके टेस्ट हैं वो GFR और ये एक्यूट किडनी इंजरी में वो जा रहे थे, करेक्ट उनका ज़्यादा आ रहा था, तो वो भी ठीक हो गया था, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।